A very good evening to all my students, and as you know that today we have gathered here to witness a seminar which is going to conduct by my best student Prince. और आज जो तुम लोग को यहाँ पे बुलाया गया है, it is not to check your communication or to give you the lessons about communication. It is all about your mind development, about particular issues. और आज का इशू क्या रहेगा? Evaluating spatio-temporal status of basic infrastructure and health condition of population in Indo-Gangetic plain. यानी कि जो भारत का जो इंडो-गैंजेटिक प्लेन है, जहाँ से गंगा क्रॉस करती है, यहाँ पे लोगों का क्या स्थिति है, यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है और क्यों इतना ज़रूरी है कंट्री के लिए. तो यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के बारे में भी समझेंगे और तो तुम लोग का ज्ञान वर्धन करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे. एंड यस, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट हिम. मैंने प्रिंस के बारे में तुम लोग को बताया है. ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट. जहाँ में भी रहेगा बेस्ट स्टूडेंट रहेगा. इसने सिविल सर्विस का भी तैयारी यहाँ से किया था अराउंड 1.5 मंथ और 2 मंथ, और उसमें भी सबसे बेस्ट था ये प्रिंस. कॉलेज भी गया है, वहाँ पे भी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है प्रिंस का. सो यू कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम हिम. एंड ही हैज़ कंप्लीटेड हिज मास्टर्स डिग्री from Central University, and Central University is one of the prestigious university of this country. It's just like a JNU or DU. ठीक है, तो over to Prince. First of all, I would like to thanks my sir who has given me an opportunity to introduce myself and also present my dissertation topics. सबसे पहले हम आप सबों का भी थैंक्स बोलना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे आए हैं और मुझे मौका भी मिला है. तो मेरा जो टॉपिक है, इवोल्यूटिंग द स्पेसियो टेम्परल पैटर्न ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडो गैंजेटिक प्लेन. बेसिकली भारत में क्या है कि अभी जस्ट मैं सर के पास आया हुआ था, तो वहाँ पे भगवान बुद्ध का एक मस्त लाइन लिखा हुआ था, हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट. तो ये सेंटेंस एकदम राइट है कि विदाउट हेल्थ आई एम नथिंग. अगर आप हेल्थ इज़ नॉट ओनली द बॉडी फिजिकल, ऑल्सो इट्स इंक्लूड मेंटल एंड सोशल. कि अगर आप बैठे हुए हैं और मेंटली रूप से भी सही नहीं है तो वो भी डिजीज का एक सिंबल है. ठीक है. एंड सेकेंड इज दैट कि सोशल हेल्थ. सोशल हेल्थ इट मीन्स कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर वो सोसाइटी के साथ नहीं चल पा रहे हैं, या अगर सोसाइटी आपको डिस्क्रिमिनेट कर रही है, जैसे कि क्या होता है कभी कभी कि कास्टिज्म बेसिस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, दिस इज़ द ऑल्सो द टाइप ऑफ सोशल हेल्थ. आप वहाँ पे क्या करें, आपका मेंटली वहाँ पे क्या है डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं. तो बेसिकली हेल्थ इज नॉट ओनली द फिजिकल वेलबींग, इट्स ऑल्सो इंक्लूड द सोशल एंड ऑल्सो मेंटल वेलबींग. ठीक है. तो मैंने जो ये टॉपिक लिया है, मैंने बहुत सोच समझ के लिया, और मेरे जो सुपरवाइज़र थे डॉक्टर अमित कुमार, इन्हीं के अंदर किया. डॉक्टर अमित कुमार का एक्चुअली 700 से ऊपर इंटरनेशनल जर्नल में इनका पब्लिकेशन हो चुका है. अच्छा पब्लिकेशन अच्छे टॉपिक पे. तो उनके अंदर मैंने किया. ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के डिपार्टमेंट ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स के ये HOD थे. तो अगर इनके अंदर मुझे मिला तो मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात रहा है. तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे. मेरा जो टॉपिक है, बेसिकली मैं अपने टॉपिक में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ कंडीशन देखना चाह रहा हूँ ओवर ए पीरियड. क्योंकि एक ही पीरियड का एनालाइज करने पे मुझे पता नहीं चलेगा कि अच्छा हुआ है कि ख़राब हुआ है. अगर मैं आप आज का बताऊँ कि मेरा इनकम 100 है, तो इससे कैसे पता चलेगा कि आपको कि मेरा बढ़ा है घटा है. तो कहीं ना कहीं आप अलग पीरियड का भी आपको लेना पड़ेगा, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे. तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसियो टेम्परल जो लिखा हूँ वो बेसिकली डिफरेंट पीरियड के लिए लिखा हूँ. ठीक है. सो पहले समझेंगे कि ये है क्या, इंट्रोडक्शन. तो हेल्थ जो है वो बेसिकली अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, और सेम चीज़ WHO ने भी डिफाइन किया. मैंने जो भी बोला वो अपने मन से नहीं बोला, बल्कि वो WHO का ये सेंटेंस है कि हेल्थ इज द कंप्लीट स्टेटस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज. सिर्फ डिजीज के एब्सेंट होने से आप हेल्थ नहीं, मतलब अच्छे हेल्थ का इंडिकेटर नहीं कर सकते हैं. तो ये सारे चीज़ों को इंक्लूड किया है. अब मैंने अपने टॉपिक में जो है अब 2 चीज़ें लिया है,
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ कंडीशन। अब हेल्थ इम्यूनिटीज में मेरा क्या क्या है, तो बेसिकली मैंने टॉपिक जो लिया हूँ वहाँ से डेटा सोर्स मैंने 2 तरह का यूज किया, एक सेटेलाइट डेटा यूज किया हूँ और एक सोशल डेटा जो NFHS देती है, हेमिस देती है। NFHS जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, आप लोग पढ़े होंगे और हर साल ये कराती है। एक्चुअली जो NFHS है उसका सर्वे कराती है IIPS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडी, जो मुंबई में है। मैंने उसका एंट्रेंस भी दिया इस बार, बट मेरा हुआ नहीं, मेरा एक फ्रेंड का हो गया उसमें, तो आई एम सो लकी कि दे आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हेल्थ एम्यूनिटीज में मैंने क्या क्या लिया है, जो ये था NFHS से इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड कुकिंग फ्यूल, 4 महीने यहाँ पे लिया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, एंड फिर हेल्थ कंडीशन में मैंने डिफरेंट डिजीज लिया है जो बेसिकली लाइफ में आजकल ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, एनीमिया एंड कैंसर, ये 4 डिजीज लिया। अब मैंने ये अपने ओवरऑल टॉपिक में मैंने ये ट्राई किया है, क्या ये सारी एम्यूनिटीज और फैसिलिटीज आपके पास अगर है तो आपके पास इन सारी डिजीज का कंडीशन क्या है। मैंने कहीं कहीं पे डिस्ट्रिक्ट में ये भी देखा कि आपके पास सब कुछ अच्छा है लेकिन आप हेल्थ कंडीशन में बुरे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास प्लान अच्छे से आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो इसी बेसिकली यही सारी चीज़ का मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैंने इंक्लूड किया है और ये मेरे लिए स्टडी का टॉपिक रहा है। अब नीड ऑफ स्टडी, मुझे ज़रूरत क्यों पड़ा, मैंने इंडो गैंगेटिक प्लेन ही क्यों लिया। लेने का तो मैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ले सकता था, लेकिन मैंने इंडो गैंगेटिक प्लेन ही क्यों लिया। इसका बेस्ट रीज़न ये है कि अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है NFHS 2019 का जो रिपोर्ट आया है उसमें ये बताया गया है कि जो बिहार है, यूपी है, ये रीजन यूपी को 2nd रैंक मिला है मैटरनल डेथ में। मतलब सबसे ज़्यादा जो मातृ मृत्यु दर हुआ है वो यूपी में हुआ है एंड 5th रैंक पे है अपना बिहार। तो मतलब ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कंडीशन है कि आप डेथ में 2nd एंड 5th रैंक पे सबसे ज़्यादा डेथ हो रहा है वहाँ पे। और आप जानते हैं कि अगर एक वोमेन का डेथ होना इट्स नॉट ए सिंपल थिंग, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि एक जनरेशन वो आप ख़त्म कर रहे हैं। अगर माँ सही नहीं होगी तो आपका आगे वाला जनरेशन सही नहीं हो सकता। महात्मा गांधी का एक सेंटेंस था कि अगर आप एक पुरुष को लिटरेट करेंगे तो आप सिर्फ एक व्यक्ति को लिटरेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक महिला को लिटरेट करते हैं तो आप पूरे सिविलाइजेशन को लिटरेट कर रहे हैं। उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि माँ के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों का, वो बच्चों का बचपन से ही पालना, उसको एजुकेट करना, फर्स्ट जो टीचर होते हैं वो मदर ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है मैटरनल डेथ देखना, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। एंड सेकेंड मैंने ये देखा नीड ऑफ स्टडी की, ये जो कोविड-19 का जो पेंडेमिक अभी हुआ उसमें ये देखा गया कि MMR और IMR, मतलब MMR इट मीन्स कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट एंड IMR इज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मतलब मातृ मृत्यु दर एंड सेकेंड इज द शिशु मृत्यु दर। तो ये जो कोविड-19 के पीरियड में ये दोनों ही डेथ बढ़े हैं, स्पेशली इन इंडो गैंगेटिक प्लेन। हुआ है ऑल ओवर इंडिया में, बट इंडो गैंगेटिक प्लेन में क्यों बढ़ा है? तो इसलिए भी मुझे इस टॉपिक को स्टडी करने का जरूरत पड़ा। एंड थर्ड इज डैट कि रिसेंट रिपोर्ट ऑफ हेमिस हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन्होंने ये बताया है कि कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं जिसकी वजह से भी मैटरनल और चाइल्ड पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है। वो ये है कि सॉक्स, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नॉक्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑल्सो द एरोसोल। दैट मीन्स कि 3 कंपोनेंट्स आर डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन मैटरनल हेल्थ। तो इस पे जो इम्पैक्ट हुआ, तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद मैंने बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू भी किया, बट इन सारे लिटरेचर रिव्यू में मुझे कहीं नहीं मिला कि इस पे कोई टॉपिक पे काम किया है। मैं फर्स्ट इसको इंक्लूड करने वाला मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जिसको मैंने पॉल्यूटेंट्स को इंक्लूड करके मैंने ये दिखाया कि कैसे मैटरनल डेथ इंडो गैंगेटिक में बढ़ा है। काम हुए हैं अदर रीजन में हुए, बट इंडो गैंगेटिक में नहीं हुए, तो इसलिए भी मैंने एक अलग स्पेसिफिक टॉपिक लिया। सो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। देर आर द सम लिटरेचर रिव्यू। मैंने कुछ लिटरेचर रिव्यू किया कि अपने थेसिस से रिलेटेड कि अलग अलग ऑथर ने क्या बोला। तो उसमें किन्हीं ने ड्रिंकिंग वाटर की बात की, किन्हीं ने सैनिटेशन की बात किया, कोई बोला पॉवर्टी की, कोई बोला कि न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से जो है सो मैटरनल डेथ ज़्यादा हो रहा है, डिजीज बढ़ रहे हैं। इन सारे लोगों ने बोला और सारे लोगों ने अपने अपने कंक्लूजन दिए, बट
मैंने ये भी देखा, ठीक है, इट्स ओके, आप जो भी बोल रहे हैं वो भी एक इम्पैक्ट है, लेकिन आप अदर चीज़ों को भी मेंशन नहीं कर रहे हैं। जो मैंने काम किया है उन चीज़ों को इन्होंने मेंशन नहीं किया। सो ये नेसेसरी हो गया मेरे लिए कि इसको मैं स्टडी करूं। दिस इज द माई स्टडी एरिया मैप। ये मेरा जो है सो अध्ययन का एक क्षेत्र है जो मैंने इंडो गंगेटिक प्लेन, यहाँ इंडिया का आप देख रहे हैं, यहाँ से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, दार्जिलिंग को हटा दिया, बिकॉज दार्जिलिंग इज दे आर डिफरेंट, इट्स ए हिली एरिया। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ प्लेन, सो मैंने यहाँ पे दार्जिलिंग को हटा दिया हूँ। दिस मैप्स मैंने जो मैप बनाया है वो मैप मैंने ArcGIS के सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनाया है। एंड दिस इज द FCC फॉल्स कलर कंपोजिट मैप्स एंड दिस मैप्स ऑल्सो आप अगर बनाना चाहेंगे तो आप बना सकते हैं। अगर छोटा एरिया है तो आप लैंडस्केप डेटा यूज करके, अगर आप जाएंगे, एक आता है USGS अर्थ एक्सप्लोरर करके साइट आता है जो नासा का है, उस पर जाएंगे और फिर आप जाके एक सेक्शन आता है डेटा मैनेजमेंट टूल करके, वहाँ पे जाके भी आप अपना एरिया को सर्च करेंगे और फिर वो बोलेगा आप कोऑर्डिनेट्स लीजिए कि किस एरिया को आप लेना चाह रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट्स लेने के बाद आप डाउनलोड करेंगे और देन फिर अपना सेव फाइल डेट मीन्स ये बाउंड्री मैंने इंडिया क्या 5 स्टेट को कलेक्ट करके मैंने इसका आउटलाइन बनाया और देन इस आउटलाइन को उस मैप पे इंक्लूड किया, क्योंकि आप जो डाउनलोड करेंगे ना वो एक टाइल डाउनलोड होगा, नो कि वो मैप डाउनलोड नहीं होगा, वो एक टाइल पूरा एक स्क्वायर रूप में वो डाउनलोड होगा। फिर उस स्क्वायर को अपने एरिया को क्या करना है, उस पर ओवरलैप करना और देन फिर उससे कट कर लेंगे और फिर अपना स्टडी एरिया दिखा सकते हैं। मैंने सेम वही प्रोसेस किया विद द हेल्प ऑफ ArcGIS। हाँ, अगर आपके पास बड़ा एरिया है तो आपको गूगल अर्थ इंजन की मदद से हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि लैंडसेट का एक डेटा, अगर मान लीजिए बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का मैं अगर दिखाना चाहूँ लैंडसेट डेटा से, तो वो 1 GB 900 MB के आसपास होता है। तो एक डिस्ट्रिक्ट को दिखाने के लिए एटलीस्ट आपको 3 टाइल का जरूरत पड़ेगा। अगर छोटा डिस्ट्रिक्ट है तो 2 टाइल में भी हो जाएगा। बट इंडो गंगेटिक प्लेन इट्स ए ह्यूज एरिया, ठीक है। अगर मैं उस टाइल के अकॉर्डिंग अगर चलूँ तो मेरा 187 डिस्ट्रिक्ट्स है इंडो गंगेटिक प्लेन में। तो अब 187 को अगर आप 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना चला जाएगा, अप्रोक्स 400 GB 500 GB। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपका सिस्टम वो रन कर पाएगा। तो इस चीज़ को रन करने के लिए आपको गूगल अर्थ इंजन का हेल्प लेना पड़ेगा। और वो गूगल अर्थ इंजन क्या करता है कि वो सारे फाइल को जो आपका 500 GB में जा रहा है वो आपको बस 200 से 300 MB में वो कन्वर्ट करके दे देगा। तो मैंने गूगल अर्थ इंजन की हेल्प से ये मैंने अपना दिखाया। तो अब इंडो गंगेटिक प्लेन एरिया के बारे में कुछ बेसिक जान ले कि टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे 46 करोड़ है, ठीक है। और टोटल एरिया की बात करें तो 5 लाख अप्रॉक्स 20,000 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये मीन सी लेवल से एवरेज जो है 160 मीटर है, कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा, तो वो सबका एक एवरेज है 160, ओके। एंड टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज 304, मतलब जैसे बेगूसराय में एक सदर हॉस्पिटल है। तो दिस इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। मैंने ये जो डेटा लिया है हेमिस से लिया है, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक साइट है, गवर्नमेंट की साइट है। आप वहाँ पे जाके आप जाएंगे तो हेमिस करके और एक सेक्शन मिलेगा रिपोर्ट करके, और रिपोर्ट में जाके आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 187 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास है और उसमें मुझे मिला 304 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अवेलेबल है, जो कि इनफ नहीं है कि कहीं भी हेल्थ को अच्छे से मैनेजमेंट के लिए। अब ऑब्जेक्टिव, मैंने जो जितने भी काम किया ओवरऑल, मैंने अपने थीसिस में जो भी काम किया हूँ वो टोटल 3 ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड है। फर्स्ट है टू एग्जामिन स्पेसियो टेम्परल पैटर्न ऑफ बेसिक एरिया। मतलब यहाँ पे क्या है कि मैंने जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिया हूँ एट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ इंडो गंगेटिक प्लेन, मतलब कि जो फैसिलिटी होता है ना, जैसे बोला कि आपके एरिया में ड्रिंकिंग वाटर का क्या कंडीशन है, सैनिटेशन का, मतलब सैनिटेशन वो सोचता कि आपके पास लैट्रिन है या नहीं है, ठीक है ये। और फिर कुकिंग फ्यूल, आप जो खाना बना रहे हैं वो खाना कौन सा फ्यूल यूज करें, बायोगैस है, नेचुरल गैस है कि कौन सा गैस है, वो है, ठीक है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने यही 3-4 चीज़ें लिया, ठीक है। तो ये अब इस सारी जो मैंने बताया, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ये सारा मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज देखूंगा कि किस एरिया में ज़्यादा है और किस एरिया में कम है। तो ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है एनालाइज करने का। एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज द क्या है, पैटर्न ऑफ हेल्थ कंडीशन। मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, डिफरेंट पीरियड का देखूंगा, 2 पीरियड का, एक 15 और 20। मेरा ओवरऑल जो कम है ना 2 पीरियड पे है, 2015 और 2020 पे,
ठीक है। अब 2015 और 20 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट एक्चुअली जो ये डेटा है, ये डेटा ही उससे पहले अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मुझे ये 15 और 20 बेसिकली अच्छा रिसर्च करने के लिए आपको ना 10 ईयर्स 20 ईयर्स का लेना चाहिए, बट मेरा डेटा नहीं अवेलेबल होने की वजह से मैंने ये 15 और 20 पे किया, बट फिर भी मुझे बहुत कुछ फाइंडिंग यहाँ पे मिला। तो अब हेल्थ कंडीशन में मैंने डिजीज देखा हूँ कि किस एरिया में कैंसर ज़्यादा है, किस एरिया में जो है सो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, किस एरिया में ब्लड शुगर ज़्यादा और क्यों ज़्यादा है। मैंने इसको पूरा एनालाइज करने का कोशिश किया। मैंने टोटल थीसिस को 3 पार्ट में बांटा। पहला आपको बता दिया कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर और कुकिंग फ्यूल, ये 4 लिया है, उसको पूरा एनालाइज करेंगे ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट। सेकेंड में क्या, डिजीज, कैंसर, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर एंड एनीमिया, ओके। एंड फिर थर्ड में क्या करेंगे कि अब ये दोनों चीज़ें को कंपेयर करेंगे कि आप बोले कि आपके पास एमिनिटीज़ का फैसिलिटी इतना है और फिर बोले डिजीज़ का कंडीशन ये है, तो अब मैंने दोनों को कंपेयर करूँगा कि अगर आपके पास फैसिलिटी ज़्यादा है तो क्या हेल्थ कंडीशन अच्छा है। तो ये मैं थर्ड ऑब्जेक्टिव में दिखाऊंगा, ओके। दिस इज द डेटा सोर्स। अब मैंने जितना भी काम किया वो सारे डेटा कहाँ से आए, ठीक है। जो अब इसमें है, मैंने अभी बताया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th एंड 5th राउंड का, जो 4th राउंड का रिपोर्ट आया है वो 2015-16 में आया, और जो 5th राउंड का रिपोर्ट आया वो 19 to 21 में हुआ। एक्चुअली क्या हुआ, 19 to 20 भी ये ना एक बार में सेंसस, एक बार में वो डेटा कलेक्ट नहीं होती है, अलग अलग 3-6 महीना का एक पीरियड होता है। तो टोटल ये जो है, इसलिए 1920 जो लिखता है 1921, तो ये इस पीरियड में वो कलेक्ट किया गया है। तो NFHS 4th जो रिलीज हुई है 2015-16 एंड 5th राउंड जो रिपोर्ट आई है वो आई है 19 and 21 में, ओके। अब ये जो डेटा कलेक्ट करती है, मैंने बताया कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस जो मुंबई में है, एशिया का बिगेस्ट पॉपुलेशन स्टडी करने वाला इंस्टीट्यूट है। अब ये जो सेंसस होती है ना हम लोग का, जनगणना, ये सारा यही कराती है। जनगणना हो गया, अभी जो मैं जितना भी काम किया हूँ उसमें मतलब बहुत सारे इंडिकेटर आपको मिलेंगे। आप क्या खाते हैं, आपको कितना कैलोरी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कितने रोड्स हैं, मतलब हर चीज़ का ये सेंसस करती है। इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इसका कोलैबोरेशन है, ठीक है। अब जो है कि ये सारा चीज़ तो मैंने बताया अब ये सारा चीज़ मैंने क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज किया अपने काम को, तो ArcGIS 10.2 ये दिखने में बड़ा भारी भरकम लग रहा है, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। जैसे कोई भी ऐप आप डाउनलोड करते हैं ना, उसी तरह ये लैपटॉप में एक ऐप है जिसमें जैसे आप फोटो एडिट करते हैं, कुछ डाल के एडिट करते हैं, बस उसी तरह है ArcGIS है 10.2, जिसमें मैंने मैपिंग किया, एडिट किया, बनाया, सेम वही चीज़ है। एंड LULC के लिए, LULC क्या है, लैंड यूज लैंड कवर। LULC समझेंगे कि LULC होता क्या है। लैंड यूज लैंड कवर जो है ना, जैसे कि आपको ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है, तो कहाँ पे घर है, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे पेड़ है, कहाँ पे रोड्स हैं, कहाँ पे बैरल लैंड है, तो ये सब क्या दिखाएगा लैंड यूज लैंड कवर में। मतलब लैंड यूज लैंड कवर कि वो लैंड क्या चीज़ से कवर है, लैंड क्लासिफिकेशन है। बेसिकली क्या है, लैंड क्लासिफिकेशन। मैंने लैंड क्लासिफिकेशन भी देखा, मैंने इसलिए देखा क्योंकि प्लांट, पेड़ जो है सो हेल्थ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर प्लांट ज़्यादा है तो क्या हेल्थ कंडीशन अच्छा है उस एरिया का, मैं ये भी देखने का कोशिश किया हूँ इसमें, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे LULC मैप भी आपको आगे मैं सारा मैप आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या है, ठीक है। एंड पॉल्यूशन डेटा मैंने जो लिया है वो जियोवानी एक साइट है, जैसे नासा बताया ना, इंडिया का खुद का है एक जियोवानी डेटा। आप वहाँ जाएंगे और राइट साइड कॉर्नर में मिलेगा डाउनलोड का सेक्शन। जब उसमें आप क्लिक करेंगे तो एक सेक्शन मिलेगा केमिकल कंपोजिशन करके, उसमें बहुत सारे गैसेस का मिलेगा, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन, हर चीज़ जितना भी गैसेस होता है ना, उसमें अप्रॉक्स 60-50 गैसेस कंपोनेंट का आपका मिलेगा। तो आप वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी एरिया का, ठीक है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये डेटा है, 2 टाइप का मैंने बोला डेटा, एक सेटेलाइट डेटा मैंने लिया और एक हेल्थ डेटा। सेटेलाइट डेटा ये सब थोड़ा साइंटिफिक टर्म है, बट ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब सेंटिनल डेटा जो USGS से जो डाउनलोड किया ना, तो वो डिफरेंट डेटा है। वो सेंटिनल का नाम क्यों है, जैसे कि अलग अलग पीरियड में जो लॉन्च होते हैं ना सेटेलाइट, तो वो पहले क्या था कि पहले जो सेटेलाइट डाउनलोड होता था तो वो 50 किलोमीटर इंटू 50 किलोमीटर पिक्सल का वो डेटा देता था। मतलब कोई भी इमेज है तो इमेज क्या होता है, जब आप पूरा जूम करते तो एक नहीं स्क्वायर टाइप का फटने लगता है ना, तो कोई भी इमेज ना पिक्सल के एसेंबल से ही बनता है। अगर आप फोटो मेरा ले रहे हैं
तो अगर यहाँ फोटो लिया गया ना तो दैट मीन्स कि हज़ारों पिक्सल एक दूसरे से सटा है, मेरा नाक का ही 10 पिक्सल होगा, ठीक है। तो वो असेंबल होके ना वो पूरा एक इमेज बनाता है। तो जब 2015 से पहले का जो डेटा था, उस समय जो सेटेलाइट लॉन्च हुई थी वो ऊपर से जो डेटा लेता था ग्राउंड का, तो वो ना 50 किलोमीटर था, मतलब 50 किलोमीटर इंटू 50 किलोमीटर, उतना बड़ा स्क्वायर का ही वो डेटा दे पाता था। लेकिन ओवर ए पीरियड क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी पूरा डेवलप हुआ। अब टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद क्या हुआ कि अब भी जो दे रहा है ना, अब आपको 5 मीटर तक का रिजोल्यूशन का भी डेटा मिलेगा। अब ये जो सेंटिनल है ना वो 10 मीटर रिजोल्यूशन है, मतलब 10 मीटर इंटू 10 मीटर एक स्क्वायर बनेगा, और फिर वो सारा इमेज असेंबल होकर एक इमेज दिखता है। तो वो सेंटिनल डेटा मैंने लिया 10 मीटर, फिर वही मॉडिस देखिए मुझे 500 मीटर का मिला। और NO2 डेटा देखिए, ये मुझे अच्छा क्वालिटी का डेटा मुझे नहीं मिल पाया, मुझे मिला 2020 का मुझे मिला था सेंटिनल डेटा जो 10 मीटर रिजोल्यूशन का, बट 2015 का मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि सेंटिनल डेटा जो है सेंटिनल जो सेटेलाइट है वो 2018 में लॉन्च ही हुआ था, और वो डेटा देना शुरू किया 2019 से, और मुझे तो 2 पीरियड का चाहिए, 1 पीरियड का मैं कंपेयर कैसे करता। तो फिर मुझे लेना पड़ गया वही ज़्यादा 25 डिग्री का। 25 डिग्री का यहाँ पे मतलब बहुत बड़ा रिजोल्यूशन है। वो कैसे? जैसे कि आप पढ़े होंगे कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है। जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री आप जाएंगे तो 111 किलोमीटर डिस्टेंस होता है। तो अब सोचिए 111 किलोमीटर को अब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब कितना चला गया, मतलब 300-400 किलोमीटर का एक रिजोल्यूशन आएगा वो। तो इतना मतलब मुझे गंदा मिला, अच्छा क्वालिटी का नहीं मिल पाया, बट मैं उसी को कंपेयर करके वो मैंने दिखाया। और हेल्थ डेटा में मैंने क्या लिया, बेसिक कम्युनिटीज जो कि NFHS 4 फीट, और फिर कुछ डिजीज है जो वो भी NFHS से लिया। ओके, अब ये मैंने पूरा रिसर्च को, अगर आपको समझना है मेरा पूरा थीसिस को, तो आप यहीं पे समझ जाएंगे। मैंने जो भी काम किया ना उसको एक फ्लो चार्ट में बना के रख दिया। ये फ्लो चार्ट ल्यूसिड चार्ट करके एक सॉफ्टवेयर है, उसकी हेल्प से मैंने बनाया। ये IGP इंडो गैंगेटिक प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मैंने 2 तरह डेटा यूज किया, एक सेटेलाइट डेटा एंड सेकेंड इज द NFHS डेटा, ठीक है। अब NFHS डेटा में मैंने 2 तरह के डेटा लिए, क्या बोले ना, बेसिक कम्युनिटी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन एंड कुकिंग फ्यूल और कुछ लिटरेसी, ये मैंने लिया। और फिर कुछ डिजीज का डेटा लिया जो क्या है, एनीमिया, कैंसर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर। तो 2 तरह का डेटा हुआ मेरा, एक NFHS है जो बेसिक कम्युनिटीज और डिजीज अक्रेंस, ये 2 तरह का लिया। अब फिर इधर आते हैं, सेटेलाइट डेटा मैंने क्या लिया, 2 तरह का लिया, एक मॉडिस एंड सेकेंड इज द जियोबानी। मॉडिस क्या है, मॉडिस का एक प्रोडक्ट, सब ना एक डेटा का एक ID होता है, ठीक है। तो बस ये कोई कुछ नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एक मॉडिस टाइप का डेटा होता है। जिसे होता है ना, आप फोटो लेते हैं तो JPG फॉर्मेट, PNG फॉर्मेट, उसी तरह सेटेलाइट का ना एक मॉडिस टाइप होता है। ओके, तो मॉडिस टाइप का है जो 2 प्रोडक्ट मैंने यूज किया है, MCD12Q1 और MCD19A2, ठीक है। अब ये MCD12Q1 से मैंने LULC बनाया, जो लैंड यूज लैंड क्लासिफिकेशन बताया ना कि कहाँ पे सेटलमेंट है, कहाँ पे वेजिटेशन है, कहाँ पे वाटर बॉडीज है, ठीक है। तो वो इससे मैंने LULC बनाया इस डेटा से। एंड सेकेंड जो डेटा है मेरा MCD19A2, इससे मैंने एरोसोल कंसनट्रेशन देखा, ठीक है। एंड जियोबानी से मैंने नाइट्रोजन ऑक्साइड का डेटा लिया, ठीक है। अब ये सारे डेटा का मैंने क्या किया है, पहले इसको समझ लेते हैं। जो बेसिक एमिनिटीज है और अक्रेंस ऑफ डिजीज है, ठीक है, इसका मैंने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस किया, PCA। अब देखिए PCA क्या होता है। अब मान लो कि यहाँ पे बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है, अब मैंने ये सारा चीज़ आपको दे दिया, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग फ्यूल और फिर डिजीज भी दे दिया, ठीक है। अब आपको ये बताएंगे, पूछेंगे आपसे कि इन 4-5 इंडिकेटर में ये बताइए कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है डेवलपमेंट के लिए। तो ये बताना आपके लिए मुश्किल है। अगर 5 इंडिकेटर 10 इंडिकेटर आपको दे दे कि एजुकेशन दे दे, लिटरेसी, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, और बोलेंगे बताइए इन सारे इंडिकेटर में बेगूसराय को ज़्यादा कौन डेवलप कर रहा है, तो बताना मुश्किल है। तो फिर उसके लिए मैंने किया प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एक जो है सो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो किसी भी चीज़ को वेटेज देता है कि अब जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो जिसका PCA वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगा सारे इंडिकेटर में, सारा इंडिकेटर का PCA वैल्यू निकलेगा, और जिसका PCA वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा।
अगर मान लिया जाए हम अगर इधर 10-15 लोग हैं, अगर मुझे एक 1 मिला, इनको 2 मिला, इनको 3 मिला, अगर इनको 3 मिला है मतलब इनका पीसीए वैल्यू ज़्यादा है, तो हम ये बोलेंगे कि ओवरऑल डेवलपमेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी इनको जाएगा एंड सेकेंड इनको जाएगा, फिर मैं थर्ड पे आऊँगा क्योंकि मेरा पीसीए वैल्यू कम है। तो इसीलिए इन सारे इंडिकेटर्स का पीसीए वैल्यू निकला और उन सारे पीसीए वैल्यू पे जब मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला इलेक्ट्रिसिटी इज द मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये पीसीए वैल्यू, मैंने इसका भी पीसीए वैल्यू किया और ये डिजीज का भी पीसीए वैल्यू निकाला एंड फिर मैंने इसका रिग्रेशन एनालिसिस किया। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है कि कोरिलेशन दिखाते हैं हम लोग, कि जैसे एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आइसक्रीम एक तरफ है और एक तरफ टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइसक्रीम का सेल बढ़ेगा, रिलेशन है ना एक दूसरे से कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठंडी में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो आइसक्रीम का सेल भी डिक्रीज होता है। तो ये एक दूसरे से क्या है, रिलेशन है ना। वही हम बता देंगे टेम्परेचर बढ़ रहा है और क्लास घट रहा है कि बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। अब बोलेंगे कि सूरज उगा और गाय दूध देती है, कोई रिलेशन है इसमें, नहीं है ना। तो जस्ट इसी तरह रिग्रेशन एनालिसिस में क्या करते हैं, हम सारे इंडिकेटर का एक रिलेशन दिखाते हैं कि इसका इम्पैक्ट कितना है। अगर मैंने ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन को कैंसर एनीमिया के साथ कोरिलेशन दिखाएंगे तो ये दिखाएगा कि क्या ये चीज़ बढ़ने से ये चीज़ घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो मैं ये रिग्रेशन एनालिसिस एक मैथमेटिकल चीज़ है, हम लोग 10th-12th में पढ़ते हैं बट उतना याद नहीं रहता है, बट आगे जाके इसका यूज होता है। तो रिग्रेशन एनालिसिस मैंने किया और फिर मैंने ये सब डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, सेम चीज़ है, कोई ये कुछ नहीं है। और फिर इन सारा चीज़ का मैं इम्पैक्ट दिखाया हूँ किस पे, मैटरनल मोर्टालिटी रेट पे, कि जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है वो बढ़ा या घटा, कि अगर आपके पास ये फैसिलिटी ज़्यादा है तो मैटरनल मोर्टालिटी रेट आपके पास बढ़ा या घटा है। फिर ये भी दिखाया कि अगर कैंसर है, अगर एनीमिया है, अगर ब्लड शुगर है तो उस माता का क्या कंडीशन है, क्या किसी माता का अगर ब्लड शुगर है तो क्या उसका इम्पैक्ट उनके बच्चे पर पड़ा है। तो ये भी मैंने पूरा, इसलिए ये जो रेड एरो मैंने यहाँ पे दिया है तो ये सारे इंडिकेटर का मैं यहाँ पे उसका इम्पैक्ट दिखाऊंगा। मैंने एक सेक्शन का ये पूरा दिखा दिया। अब ये सब का एक एनालाइज किया आपस में और देन फिर मैंने अपना रिपोर्ट सर को दे दिया कि सर दिस इज द फाइंडिंग। ओके, तो ओवरऑल मेरा रिसर्च यही है कि 2 तरह का डेटा है, ये सारे इंडिकेटर हैं, मैंने इसका मैथमेटिकल टर्म टूल्स लगा के मैंने उनको रैंक दिया, मैंने दिखाया कि ये चीज़ अच्छा है, ये इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है और फिर मैंने एक रिपोर्ट राइटिंग तैयार कर दिया। दिस इज द फ्लो चार्ट। ओके, अब जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है मेरा कि एग्जामिन द स्पेशियो टेम्परल पैटर्न ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडो-गैंगेटिक प्लेन। अब यहाँ पे अलग अलग कलर से मैंने ये दिखाया कि इलेक्ट्रिसिटी कैसा। अब ये आईजीपी जो देख रहे हैं येलो कलर का, ये आईजीपी रीजन का है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी ये जो दिख रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो मैंने एक वेरिएशन दिखा है कि देखिए सैनिटेशन फैसिलिटी, कुकिंग फ्यूल एकदम कम है, सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी दिख, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आते हैं अपना सारे, अब जो भी इंडिकेटर मैंने बोला वो सारे इंडिकेटर में डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे दिखाया। 187 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास और ये दिखाएगा कि कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। तो इसको समझना बहुत सिंपल है, सीधी सी बात है कि जो लाइट कलर है एकदम पूरा येलो में लाइट है ना, तो ये दिखा रहा है बिलो 30। ऑल इंडिकेटर्स आर इन परसेंटेज। जितने भी मैंने यहाँ पे इंडिकेटर दिखाऊंगा वो सारे परसेंटेज में है, मतलब कि जो ये कलर दिखा रहा है आप लोग सब देख पा रहे हैं ना, हाँ, ये जो कलर दिख रहा है ये बता रहा है कि जिस रीजन का ये कलर है लाइट कलर है, डैट मीन्स वहाँ पे 30% से कम लोगों के पास जो है कुकिंग फ्यूल फैसिलिटी अवेलेबल है। इट मीन्स क्या, 70% लोग वहाँ पे लकड़ी से खाना बना रहे हैं, उसका ये कंडीशन है। वो सारे कंडीशन कौन से हैं 2015 में आप देख लीजिए, बिहार एंड यूपी एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, दिस इज द यूपी एंड दिस इज द बिहार एंड हियर द वेस्ट बंगाल। इन सारे रीजन में जो है मैक्सिमम लोग लकड़ी से खाना बना रहे हैं, 70% लोग इन 2015 में। बट फिर आगे नेक्स्ट में जब आया 2020 में तो ये दिखा रहा है कि इस रीजन में बढ़ा है। क्यों? क्योंकि 15 के बाद कुछ उज्ज्वला योजना आया, गैस सिलेंडर आया,
तो यहाँ पे लोगों का जो कुकिंग फ्यूल था थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, बट अभी भी इस सारे रीजन में वेस्ट बंगाल में जो है सो उज्ज्वला योजना अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट क्या दिख रहा है कि इस रीजन में अभी भी लोग लकड़ी से खाना बना रहे हैं। अगर लकड़ी से खाना बनाएंगे, पॉल्यूशन होगा, तो उस मदर का क्या कंडीशन होगा, वो डेली सांस लेगी उस पॉल्यूशन को, तो उनका जो मैटरनल हेल्थ होगा वो खराब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिलो 30 दिखा रहा है, फिर धीरे जो थोड़ा और डार्क में जाएंगे तो 30 to 40% दिखाएगा, और डार्क में जाएंगे 40 to 50% दिखाएगा, और डार्क जाएंगे इस तरह जो है सो अगर एबव 60% है डेट मीन्स कि वो एरिया बहुत अच्छा है। जैसे ये आ जाइए पंजाब हरियाणा वाला रीजन, दिल्ली वाला रीजन देखें एकदम पूरा डार्क हो गया है, मतलब वहाँ पे जो है सो 90-80% लोग जो है सो बना रहे हैं किस पे, बायोगैस, जो LPG सिलेंडर हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्लीन फॉल टॉपिक क्या है, क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग, मतलब अच्छा फ्यूल यूज हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखाया गया है। एंड सेकेंड इज दैट पॉपुलेशन लिविंग इन हाउस होल्ड विथ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे मैं ये दिखाऊंगा कि किस रीजन में, किस डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी अच्छा है और कहाँ पे ख़राब है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो रीजन है यूपी एंड सम पार्ट्स ऑफ बिहार, जो रेड कलर का दिखा रहा है ना, वहाँ का मतलब कि 75% से कम लोग, 75% लोग के पास ही जो है इलेक्ट्रिसिटी है। डेट मीन्स अभी भी 25% लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ठीक है, बट ओवर ए पीरियड इंक्रीज हुआ और बिहार में भी देखिए इंक्रीज हुआ। आप लोग एनालाइज भी कर सकते हैं, आज से 4 साल 5 साल पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा होगा, किसी किसी गांव में पहुंचा भी नहीं, लेकिन आज पहुंच रहा है। जो यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट दिख रहा है, जो रेड में था वो आज ग्रीन में कन्वर्ट हो चुका है। ग्रीन इट मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गया है, 80 to 90% लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। अब कितना क्वांटिटी में मिला है ये डेटा मैं नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये डेटा वो दिया भी नहीं है। ठीक है, बस इतना दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ओवर ए पीरियड यहाँ भी देख रहे हैं कि इंक्रीज हुआ है। अब फिर है सैनिटेशन फैसिलिटी। सैनिटेशन फैसिलिटी में वही कि किन के पास लैट्रिन का व्यवस्था है, किन के पास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, सही से पानी बहाव हो रहा है कि नहीं, किन के पास फैसिलिटी है, तो ये दिखा रहे हैं। इसमें दिखा कि ये तो ऑब्वियसली है डेवलप्ड एरिया है, पंजाब हरियाणा और दिल्ली वाला रीजन, तो ये पूरा डार्क है, तो डार्क है मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा फैसिलिटी है। बट जो ये जो है लाइट कलर, लाइट येलो कलर आप जो देख रहे होंगे, वहाँ पे जो है सो अभी भी 30% से कम लोगों के पास जो है लैट्रिन है। डेट मीन्स अगर 100 लोग वहाँ पे रह रहे हैं तो मतलब मात्र 30% लोग के पास ही फैसिलिटी है, 70% अभी भी लोग बाहर जा रहे हैं, खुले में शौच करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दिस इज द बैड थिंग। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अब इस मेरा क्या हुआ है कि यहाँ पे ये जो मैं दिखा, ये तो FCC है जो मैं दिखा चुका हूँ कि मेरा स्टडी एरिया है। ठीक है, एंड ये है मेरा लैंड यूज लैंड कवर। लैंड यूज लैंड कवर है यहाँ पे, तो एक्चुअली ये बड़ा एरिया है, तो ये अच्छे से आपको क्लासिफिकेशन नहीं दिखेगा। ये जो रेड दिख रहा है ना डॉटेड डॉटेड, वो एक्चुअली सेटलमेंट है, मैंने यहाँ पे लीजेंड में दिखाया है। जो रेड है वो बिल्टअप एरिया है, मतलब घर उर बना हुआ है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। जो ग्रीन है, यहाँ पे हल्का ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन, वो सारे रीजन में जो है क्या है, वेजिटेशन है, पेड़ पौधा अच्छा खासा है। ठीक है, बट जो पूरा येलो वाला रीजन दिख रहा है ना, पूरा पीला, वो पूरा एग्रीकल्चर लैंड है। चूँकि इंडो गैंगेटिक प्लेन ही एग्रीकल्चर है, इसलिए वो पूरा पीला दिख रहा है। मैं कोई और रीजन लेता ना, सिर्फ बेगूसराय लेता ना, तो इसमें सब दिखता इक्वल, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता। ओके, अब मैंने ये दिखाया कि ये जो लैंड यूज लैंड कवर है, यहाँ पे अगर ऐसा कंडीशन है लैंड क्लासिफिकेशन का, तो इन सारे में जो है सो जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, क्या वो अच्छा है कि ख़राब है। अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, ये जो दिल्ली वाला रीजन है, यहाँ पे कैसा आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, डेट मीन्स कि यहाँ पे फैसिलिटी अच्छा है। वो जो मैंने 4 इंडिकेटर इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, वो सारे इंडिकेटर का मैंने एक कंपोजिट मैप बनाया, और वो चारों कंपोजिट मैप जो है वो PCA के थ्रू ही दिखाया हूँ। मैंने क्या किया कि उसका PCA रन किया और मैंने 3 क्लास में बांट दिया। यहाँ जो दिख रहा है ना, अंडर डेवलप, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड, तो जो ग्रीन रीजन है ना वो फैसिलिटीज़ में डेवलप्ड है, जो येलो वाला पार्ट है वो फैसिलिटीज़ में भी डेवलप हो ही रहा है, और जो रेड है मतलब वो अभी अंडर डेवलप है, अभी डेवलप हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये सारा अब मैं कोरिलेशन दिखाऊं तो डायरेक्ट इसका रिलेशन नहीं दिखा, बट ये दिखा कि जहाँ भी सेटलमेंट ज़्यादा है वहाँ पे जो है बेसिक
इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा है, ठीक है। वो 15 का था और सेम वही चीज़ यहाँ पे 20 का है। अब यहाँ पे क्या है कि अब मैंने वो सारा चीज़ का जो मैंने लैंड यूज क्लासिफिकेशन दिखाया ना, अब यहाँ पे ये दिखाऊंगा कि कितना है। वाटर बॉडी 0.84%, टोटल जो एरिया है उसका अप्रोक्स 1 कह सकते हैं इसको अप्रोक्स में, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या मुझे मिला है, क्रॉपलैंड मिला है, क्योंकि इंडो गैंजेटिक प्लेन अपने आप में पूरा क्रॉपलैंड है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे क्या मिला है, क्रॉपलैंड, ठीक है। ये 15 का है। और फिर 20 में ये देखा हूँ कि क्रॉपलैंड अप्रोक्स थोड़ा सा घटा है, 20 था 0.20 था, वो 0.12 हो गया, बट बाकी चीज़ें बढ़े हैं, बिल्टअप एरिया बढ़ा है, क्योंकि ओवर ए पीरियड क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है ना। तो पहले था 15 में 1.84, बट अभी डेवलप होके 1.92 हो गया है। ये मैंने क्या किया, ये जो मैं बनाया था ना मैप, इसका इन सारे डॉट्स का पिक्सल का एक एक कैलकुलेशन करके मैंने ऐड किया है, और देन फिर मैंने टोटल एरिया से उसका परसेंटेज निकाला। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, बट यहाँ मैंने सिंपल वे में मैं यहाँ पे प्रेजेंट किया हूँ, ठीक है। अब ये ओवर ए पीरियड 20 में ऐसा थोड़ा चेंजेज हुआ है। अब फिर मैंने ओवरऑल जो भी डिस्ट्रिक्ट्स मुझे 187 मिले, मैं फिर ये देखा कि अगर 187 डिस्ट्रिक्ट्स है तो कितने परसेंट डिस्ट्रिक्ट डेवलप में गया है, कितना परसेंट डेवलप अंडर डेवलप में है, और कितना अभी डेवलप हो ही रहा है। तो मुझे 15 में ये पता चला कि ओनली 4% डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे डेवलप्ड है ये सारे फैसिलिटी, बाकी जो है सो अंडर डेवलप में 33 अंडर डेवलप में गया और 63% डेवलपिंग में आया। ये 2015 का सिनेरियो है। और फिर जब मैं 20 में आया तो यहाँ पे ये देख रहा है कि डेवलप में 7% चला गया। पहले 4% डेवलप्ड रीजन था, अभी ओवरऑल इंडो गैंजेटिक का 7% एरिया डेवलप में चला गया। मतलब 5 ईयर में इतना बड़ा चेंजेज मुझे मिला है। वो इसलिए मिला क्योंकि सेटलमेंट बिल्टअप एरिया बढ़ रहा है, और जहाँ पे बिल्टअप एरिया होगा वहीं पे तो वो सारे फैसिलिटीज अभी बढ़ रहे हैं ना, तो ये ज़्यादा चेंज देखने को मिला। फिर ये इतना हुआ, और डेवलपिंग 63 था पहले, अभी वो चला गया है 67 में। ये फाइंडिंग मेरा वन ऑफ द है। अब जो मैंने बोला प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का, ठीक है, अब 187 डिस्ट्रिक्ट्स दिखाना और फिर इसको प्रेजेंट करना, इट्स कॉम्प्लिकेटेड थिंग, ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैंने क्या किया कि जो टॉप का मुझे मिला 5 डिस्ट्रिक्ट लिया कि सबसे ज़्यादा आइजन वैल्यू किसका। अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस 2015 का मैंने किया, तो यहाँ पे ये दिखा कि इलेक्ट्रिसिटी का आइजन वैल्यू 1.85 आया है। डैट मीन्स कि सबसे ज़्यादा आइजन वैल्यू इलेक्ट्रिसिटी का है। इट मीन्स कि डेवलपमेंट के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी इलेक्ट्रिसिटी को गया है। एंड सेकेंड मिला है ड्रिंकिंग वाटर को, कि जिस एरिया में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अच्छे हैं वहाँ पे जो है डेवलपिंग के लिए ये सेकेंड इसको प्रायोरिटी मिला है कि ये डेवलप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट फिर आते हैं मैं 2020 में, तो ये इतना फिर ये बढ़ गया, आइजन वैल्यू बढ़ा है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इज द मोर इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। कोई भी इंडस्ट्री चलाना है, विदाउट एनर्जी का आप नहीं चला। अभी हम लोग जो भी यूज कर रहे हैं सारे एनर्जी से कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट के लिए किसको मिला है, तो एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को मिला है, देन ड्रिंकिंग वाटर। फिर मैंने अब क्या हुआ कि सबका मुझे 187 डिस्ट्रिक्ट्स का इतना बड़ा चार्ट मिला कि इसका इतना आइजन वैल्यू है। अब मैंने सोचा कि एक बार में तो दिखा नहीं पाऊंगा, तो मैं टॉप का दिखा, सबसे ज़्यादा आइजन वैल्यू किसका है उसको मैंने रैंक दिया यहाँ पे कि चलो यहाँ पे 5 लिया, सबसे ज़्यादा आइजन वैल्यू मिला, और फिर मैं उसको जिसको सबसे ज़्यादा है उसको फर्स्ट रैंक, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। फिर मैंने मॉडरेट वाला लिया, मॉडरेट का मुझे 1.55 ये मिला, और इसका रैंक 22, 23 गया। फिर लोएस्ट जो सबसे लो में गया, जिसका सबसे नीचे 187, 185, 6 के पास गया है, उसको मैंने लिया। तो ओवरऑल मैंने ये दिखाया कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल आईजीपी में डेवलप है। तो मुझे ये 5 डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा डेवलप मिले ऑन द बेसिस ऑफ एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज। ओके, तो इसको फर्स्ट रैंक मिला है साउथ ईस्ट दिल्ली को। दिल्ली ओबियसली है कि वो दिल्ली है, उसके पास बहुत सारे फैसिलिटी पहले से भी है, तो उसको फर्स्ट रैंक मिला। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस 1 to 5 रैंक दिल्ली ही ले लिया, किसी और को नहीं लेने दिया कि भाई मैं इन सारी चीज़ों में मैं बेस्ट हूँ, और उसने दिखाया। फिर ओवरऑल पीरियड जब मैं यही चीज़ को 20 में दिखाया तो ये पता चला कि पहले साउथ ईस्ट दिल्ली था फर्स्ट रैंक, लेकिन ओवर ए पीरियड साउथ दिल्ली अपने आप को ज़्यादा डेवलप कर लिया, तो फर्स्ट रैंक इसका ये छीन लिया।
अब फर्स्ट रैंक पे ये आ गया, और जहाँ पे न्यू दिल्ली 5th रैंक ले रहा था, अब यहाँ पे जो है सो शाहदरा डिस्ट्रिक्ट ले लिया 5th रैंक। ये भी दिल्ली का ही एक डिस्ट्रिक्ट है शाहदरा। ओके, मॉडरेट में कुछ गया फजिका, कपूरथला, अमृतसर, ये सारा रीजन मॉडरेट रीजन में गया। और लोएस्ट में देखिए अपना आया है सबसे लोएस्ट में तो अपना कटिहार को सबसे बॉटम मिला है, सबसे निचले पायदान पे। किस पे? फैसिलिटीज़ में सबसे ख़राब कंडीशन किसको गया है? तो कटिहार डिस्ट्रिक्ट को गया। बट ओवर ए पीरियड इन्होंने भी थोड़ा डेवलप किया। 2015 में मैंने ये देखा कि पुरुलिया को गया है। पुरुलिया वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि एक झारखंड से सटा हुआ है, वो प्लेट्यू टाइप का रीजन है, ठीक है। वहाँ वो सबसे बॉटम पे चला गया और अपना कटिहार थोड़ा सा उठा है, ठीक है। तो ये फाइंडिंग मेरा था। ओके, अब ये है, अब ये देख के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट इट इज़ अ सिंपल थिंग। ओके, अब ये मैंने क्या किया, चूँकि मुझे सारा इम्पैक्ट, मैंने क्या बोला कि सारा इम्पैक्ट किस पे दिखाऊंगा? मैटरनल डेथ पे। चलो सारा फैसिलिटी तो दिखा दिया कि ये डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट है, सेकेंड है, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट मैटरनल हेल्थ पे कितना पड़ रहा है ये मैं यहाँ पे देखूंगा। तो ये यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे सिंपल सा समझना है, मैं बस रीड कर रहा हूँ कि रिलेशन बताने के लिए ना दो चीज़ें मुझे चाहिए, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आइसक्रीम और टेम्परेचर का, तो आइसक्रीम सेल की वजह से टेम्परेचर को कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बट टेम्परेचर की वजह से आइसक्रीम को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो जाएगा? आइसक्रीम। तो आइसक्रीम डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और टेम्परेचर हो गया इंडिपेंडेंट। उसको कोई मतलब नहीं है तुम बिको ना बिको, मैं टेम्परेचर जो हूँ सो हूँ। ओके, तो बस मुझे भी कोरिलेशन दिखाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या लिया हूँ? ड्रिंकिंग वाटर, कुकिंग फ्यूल, लिटरेसी, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा मेरा जो है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो है ड्रिंक, मदर मर जाए या जी जाए, पानी को क्या मतलब? कोई मतलब है, लेकिन मदर को पानी से मतलब है। तो मैं ये दिखाया हूँ कि पानी और मैटरनल डेथ के बीच क्या रिलेशन है। तो आप यहाँ पे देखिए, इसका कोरिलेशन ऐसे देखना है, ये ऐसे, ये है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, IMR मैंने यहाँ पे लिखा हूँ और यहाँ पे लिखा हूँ MMR। ये दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे ये दो डिपेंडेंट वेरिएबल है और बाकी ये जो 5 दिख रहे हैं ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, अब मैं ये दिखाऊंगा कि इसके बीच क्या रिलेशन है। अब ड्रिंकिंग वाटर और IMR, ये जो IMR है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब शिशु मृत्यु दर, कि ड्रिंकिंग वाटर और शिशु मृत्यु दर के बीच कितना कोरिलेशन बना? तो -0.06। वो ऐसा निगेटिव क्यों आया? निगेटिव कोरिलेशन क्योंकि अभी बच्चा जन्म ही नहीं लिया, वो पानी पिया ही नहीं, तो उस पर इम्पैक्ट कैसे हो जाएगा? मैटरनल मदर पे होगा बट अभी बच्चे पे नहीं दिखा रहा है। क्यों? बच्चे, क्योंकि अभी बच्चा बॉर्न ही नहीं हुआ है। जब बॉर्न नहीं हुआ तो इसका रिलेशन क्या चला गया? निगेटिव चला गया कि भाई तुम जो कोरिलेशन मुझे करने दिए हो, मैं ये सॉफ्टवेयर में किया हूँ, तो जो रिलेशन मैं उसको करने दिया वो बताया गया दिस इज द निगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अब बट मैं यहीं पे आ जाता हूँ कुकिंग फ्यूल और इसके बीच देखेंगे, MMR के बीच, मैटरनल मोर्टालिटी के बीच, तो 0.33 मतलब 33%। यहाँ पे जितना भी जाएगा ना, कोरिलेशन का जो वैल्यू है ना, वो 0 और 1 के बीच रहता है, -1 to 1 के बीच रहता है। अगर 0.4 लिखा हुआ है डेट मीन्स कि 40% रिलेशन, और 0.5 है तो इट मीन्स कि 50% रिलेशन। ठीक है, तो यहीं पे है ये। इसी तरह हुआ फिर लिटरेसी और मैटरनल के बीच में देखा, तो ये दिखाया लिटरेसी और मैटरनल के बाद कितना गया? 0.24%। मतलब कि अगर मदर ज़्यादा लिटरेट हैं तो उनका मैटरनल डेथ कम हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अपने हेल्थ को लेके अवेयर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच का रिलेशन। बट ये जो सॉफ्टवेयर है वो ये भी दिखाता है कि डिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच क्या रिलेशन है। तो मैटरनल और इन्फेंट दोनों के बीच रिलेशन कितना बना रहा है? 0.74 मतलब 74%। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है, कॉन्फिडेंस इंटरवल 95%। मतलब मैं जो डेटा दे रहा हूँ या जो मेरा फाइंडिंग हुआ है वो 100% सत्य नहीं है, 5% एरर है।
इसलिए यहाँ कॉन्फिडेंस इंटरवल जो फाइंडिंग आया वो 95% आया। 5% अभी भी एरर है उसमें, 5% गलती हो सकती है, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब बट यहाँ पे मैंने एक बड़ा चीज़ फाइंडिंग ये भी देखा कि कुकिंग फ्यूल और लिटरेसी के बीच क्या दिखा रहा है, 0.74, मतलब 67%, इतना रिलेशन है इन दोनों के बीच। तो ये जो रिलेशन है ना, ठीक है, ये जो कोरिलेशन है, और ये आपको एक चीज़ और दिख रहा होगा, ये डंडा और ये ग्राफ स्केटर। तो इसका ना सिंपल चीज़ है कि अगर रिलेशन हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़े हैं ना, क्वाड्रेंट, पॉजिटिव, निगेटिव, अगर जैसे रहता है ना -1 और 1, तो मतलब वो निगेटिव जाएगा, टिल्ट होगा ना, मतलब उस साइड चला जाएगा, अपोजिट। वही रहेगा 3/4, मतलब पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट दिखा रहा है यहाँ पे जो है ना, वो एंगल अलग अलग कोऑर्डिनेट दिखा रहे हैं। ये जो है सो मैंने एक सॉफ्टवेयर है आर प्रोग्रामिंग, उसके हेल्प से ये बनाया है। उसका ना कुछ नहीं, अलग अलग कोड आता है, मैं कोड के हेल्प से मैंने अपने सारा डेटा उसको एक्सेल दिया कि आप ये सारा इंडिकेटर को रीड करिए। उन्होंने रीड किया और ये ग्राफ मुझे फाइंड हुआ, और उसमें वो सारा ये रिलेशन बताया कि इसके बीच, इसके बीच हमेशा 90 डिग्री देखना है, इसके बीच, इसके बीच, ये जो है सो इतना रिलेशन बना रहा है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिलेशन किसके बीच आया है, तो सबसे ज़्यादा मिला है सैनिटेशन और इलेक्ट्रिसिटी के बीच, कि जहाँ पे सैनिटेशन ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है, वहाँ पे सैनिटेशन अच्छा फैसिलिटी है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द मेजर थिंग है सैनिटेशन को अच्छा करने के लिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तभी तो आप मोटर चला पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो बिल्टअप एरिया में है वो बहुत सारे रीजन में अभी मोटर्स ही चलते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा तो पानी टैंक में रहेगा ही नहीं, खाली हो जाएगा। तो सैनिटेशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पे दिखा है कि इसके बीच 80% रिलेशन है। ये 2015 का मैंने दिखाया, सेम चीज़ मैं यहाँ पे 2020 की दिखाया। जो मैंने ग्रीन कलर किया है ना, मतलब वो सारा पॉजिटिव रिलेशन है, सारा पॉजिटिव, अच्छा, वो भी पॉजिटिव में स्ट्रॉन्ग। अब ये मेरा सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, मैंने वो फैसिलिटी का बात कर दिया। अब यहाँ पे डिजीज देखूंगा कि ओवरऑल इंडो गंगेटिक प्लेन में जो डिजीज का क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे कंडीशन ये दिखा कि एनीमिया, वो भी एज कितना, 15 to 49। एक्चुअली ये एज क्यों लिया, क्योंकि दिस इज द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, क्योंकि इसी एज में जो है उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं इस एज ग्रुप में। तो ये जो डेटा है इसने ये दिखाया, जहाँ भी ग्रीन आपको दिख रहा है ना, वहाँ पे एनीमिया जो है सो कम है, मतलब बिलो 5% है। जो भी रेड वाला रीजन है, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा एनीमिया डिजीज मदर जो है सो सफ़र कर रही है। ये वेस्ट बंगाल का तो पूरा का पूरा पार्ट ओवर ए पीरियड पूरा बढ़ गया, 2020 में और चला गया वो। इसी तरह ब्लड प्रेशर मैंने दिखाया, जो भी रीजन ब्लू है वहाँ पे क्या हुआ, घटा है, बट जो भी रीजन रेड में है, एक ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये पूरा बढ़ा है। तो इस तरह ये हो गया। और इसी तरह मैंने कैंसर को भी दिखाया कि कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है। तो जो भी रीजन ब्लू वाला है ना, वो रीजन में ज़्यादा कैंसर देखने को। अब यहाँ पे पंजाब हरियाणा वाला रीजन में 2020 में ज़्यादा देखने को मिला। क्यों? क्योंकि पंजाब और हरियाणा में हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज हो रहा है वहाँ पे आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन, वहाँ पे कैंसर ज़्यादा देखने को मिला है। और ये रहा ब्लड शुगर लेवल। मैंने ब्लड शुगर में देखा कि सबसे ज़्यादा ब्लड शुगर मुझे 2015 में सही था, ये कौन सा, वेस्ट बंगाल वाला रीजन, बट ये 2020 में क्या हो गया, पूरा रेड में कवर हो गया। क्यों हो गया? इसका बेस्ट रीजन मुझे ये मिला कि जो वेस्ट बंगाल रीजन है वो एक तो क्या है, ह्यूमिड एरिया है पूरा, क्योंकि पास में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। अब पास में बे ऑफ बंगाल है तो वो क्या किया है, डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स का वो लेयर क्रिएट कर दिया, उस पर एरोसोल, जो एरोसोल होता है ना, डिफरेंट पार्टिकल्स पॉल्यूशन, वो सारा क्या, वो मॉइस्चर में मिक्स हो गया और वो डिफरेंट लेयर बना लिया। और वो लेयर जब लोग सांस लिए उसके डायरेक्ट हेल्थ पे इम्पैक्ट गया, और इसी कारण जो है यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें बढ़ा। और ओवर ए पीरियड इस रीजन में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ा, जिसकी वजह से वो पॉल्यूशन बढ़ा और वो लेयर बनाया और एरोसोल कंसंट्रेशन बढ़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इस रीजन में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा। अब फिर मैंने क्या किया, जो मैंने फैसिलिटी का किया था सेम चीज़ मैं डिजीज के साथ किया कि अब ये देखने का कोशिश किया कि सबसे ज़्यादा डिजीज किस डिस्ट्रिक्ट के पास है। तो उसमें मुझे चला
कि 2015 में सबसे ज़्यादा हुगली, कोलकाता का हुगली एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिजीज मिला है। ये 4 जो डिजीज मैंने लिया ना, सबका एक कंपोजिट ये इंडेक्स है कि इन चारों डिजीज में सबसे ज़्यादा डिजीज जो है सो हुगली को मिला है। बट 2020 में वेस्ट मेदिनीपुर को चला गया, ये भी वेस्ट बंगाल का ही पार्ट है। हुगली जो है सो हट गया, वो चला गया मॉडरेट में घुस गया, ठीक है। बट ये जो है वेस्ट मेदिनीपुर वो इसका जगह ले लिया, फर्स्ट रैंक चला गया डिजीज में वेस्ट मेदिनीपुर को। इसी तरह मैंने देखा कि सबसे कम डिजीज कहाँ पे है, तो सबसे कम डिजीज मुझे मिला सेंट्रल दिल्ली में इन 2015। ये 2015 को मैं दिखा रहा हूँ, ये 20 को दिखा रहा हूँ। तो सेंट्रल दिल्ली में सबसे कम डिजीज मुझे मिला। बट 2020 में जब मैं आया तो वेस्ट दिल्ली को सबसे कम मिला। तो इस तरह जो है सो डिफरेंट जो प्लेसेस हैं, रैंक हैं, वो सारा डिस्ट्रिक्ट्स ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हुआ ओवर द पीरियड डेवलपमेंट और उसके डिजीज को देखते हुए। और फिर मैंने ये दिखाया कोरिलेशन कि अब जो है कि अगर किसी के पास एनीमिया इतना है तो IMR कितना है, फिर MMR कितना है। अब जैसे ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर के बीच 0.45% मुझे कोरिलेशन मिला। इसका मतलब मुझे ये पता चला कि जिस माता के पास भी ब्लड शुगर हुआ है, जिनके पास भी ब्लड शुगर है, 45% महिला के पास ब्लड प्रेशर होना ही होना है। अगर उनके पास ब्लड शुगर आज है तो 100 महिला में 45 महिला को जो है ब्लड प्रेशर होना ही होना है। ये फाइंडिंग यहाँ पे दिखा कि ये दोनों के बीच एकदम पॉजिटिव कोरिलेशन है, जो 0.45% गया, 45% यहाँ पे रिलेशन दिखाया है इन 2015। फिर ये 2020 में इसका रिलेशन ब्रेक हो गया। अभी जो मैं बोला कि ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर के बीच कितना रिलेशन है, उसमें था 45%, बट ये घट के कितना हो गया 25%। तो ये घटा, इस क्यों घटा? हो सकता है कोई और इंडिकेटर बीच में एंट्री मारा है जो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, घटा दिया। अब है मेरा ये थर्ड। अब थर्ड में मैंने ये देखा कि अभी तक तो IMR MMR की बात मैंने किया, तो किस रीजन में MMR बढ़ा है, किस में घटा है। तो इस रीजन में MMR कम था, जो मैटरनल डेथ था वो पंजाब हरियाणा दिल्ली में इसमें कम था। बट ओवर ए पीरियड इस रीजन में भी बढ़ा ड्यू टू पॉल्यूशन, ड्यू टू लैक ऑफ डिफरेंट फैसिलिटीज़, जैसे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, या फूड पॉइजनिंग, बहुत सारे रीजन्स हैं। अब यहाँ पे भी 2015 में मैटरनल डेथ ज़्यादा था, बट ओवर ए पीरियड वेस्ट बंगाल अपने आप को सही किया। जो पूरा डार्क में था वहाँ पे, यहाँ पे वो उन्होंने घटाया। फिर ये सेम है, अब ये है NO2 कंसंट्रेशन, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, ठीक है। ये जो है मोल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कंसंट्रेशन है। हम कोई भी कंसंट्रेशन जिसे दिखाते हैं ना, जैसे पॉपुलेशन ही दिखाते हैं, तो इतना पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। सेम वही चीज़ है कि मैंने हवा में ये दिखाया हूँ कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हवा में कितना मोल्स कंसंट्रेशन है नाइट्रोजन ऑक्साइड का। तो मैंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन मुझे मिला सिंगरौली। ये एक उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है सिंगरौली। वो डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ जब मैं और भी लिटरेचर्स पढ़े कि आखिर वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन या सबसे ज़्यादा जो है सो जो व्हीकल है वो कहाँ पे चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है। बट दिल्ली को देख रहे हैं कि ये तो मॉडरेट में जा रहा है और ये रेड में जा रहा है। मैं बहुत कन्फ्यूज होगा कि क्यों जा रहा है। फिर मैंने जब लिटरेचर पूरा उठा के पढ़ा कि उसका क्या कंडीशन है, उसका क्या फिजियोग्राफी, क्या उस डिस्ट्रिक्ट का क्या कंडीशन है, तो पता चला कि सिंगरौली में बहुत ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट है और वो इतना ज़्यादा कार्बन, इतना ज़्यादा नाइट्रोजन इमिट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ा मुझे मिला, ठीक है। इसी तरह मैंने ओवर ए पीरियड फिर ये देखा कि 2020 में सिंगरौली तो आया ही आया, अब दिल्ली भी अपने आप को उसमें ला लिया, क्योंकि दिल्ली में भी अब पॉल्यूशन बढ़ गया, ठीक है। अब ये है एरोसोल कंसंट्रेशन। अब एरोसोल कंसंट्रेशन में मुझे क्या दिखा कि 2015 में कम था, किस रीजन में, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल रीजन में। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और कंफ्यूज हुआ कि एरोसोल इज द वन ऑफ द पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट्स है, पॉल्यूशन है, तो सबसे ज़्यादा मिलेगा दिल्ली वाला रीजन में, क्योंकि दिल्ली सबसे ज़्यादा पॉपुलस सिटी है, सबसे ज़्यादा वो गाड़ी यूज हो रहा है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है, इस तरह का। बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये रीजन तो पूरा ग्रीन में चला गया है और ये रीजन में तुम हाई कंसंट्रेशन देख रहा है। बिहार यूपी में तो
वैसा इंडस्ट्री भी नहीं है और वैसा उतना व्हीकल भी नहीं चल रहा है, तो फिर ये क्यों हाई दिखा रहा है? फिर मैं कंफ्यूज हुआ। फिर मैं जब लिटरेचर रिव्यू किया तो पता चला बाय नेचर एरोसोल वहीं पे हाई दिखेगा जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। चूँकि जो पंजाब हरियाणा दिल्ली वाला रीजन है वो तो लैंड लॉक है, चारों तरफ से लैंड से कवर है, भूमि ही भूमि है, तो वो क्यों दिखाएगा हाई? अब यहाँ पे जो है सो वेस्ट बंगाल वाला रीजन में यहाँ पे क्या है कि वे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर ज़्यादा आता है, और इस मॉइस्चर पे जो है डिफरेंट गैसियस कंपोनेंट आपस में अट्रैक्ट करके एक लेयर क्रिएट कर रहा है, इस वजह से जो है यहाँ पे ज़्यादा दिखने को मिला। ओके, 15 में ये था, 20 में ये हुआ, ठीक है। अब फिर मैंने ये भी दिखाया कि अब मैटरनल डेथ और इन्फेंट डेथ के बीच कोरिलेशन इतना बना 67%। अब ये भी यहाँ हम लोग देखेंगे कि एरोसोल और मैटरनल डेथ के बीच कोई कोरिलेशन है, तो पता चला नहीं, इसके बीच निगेटिव कोरिलेशन है। अब मैं जो फाइंडिंग यहाँ पे कर रहा था, जो भी मैंने इंडिकेटर लिया, अब वो तो मेरा निगेटिव आ गया, बट निगेटिव फाइंडिंग भी दिखाना मेरा एक फाइंडिंग है। क्यों? क्योंकि एक ऑथर ऐसा था, उन्होंने ये मुझे बताया कि मैटरनल डेथ पर एरोसोल का इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने उनके लिटरेचर रिव्यू करने के बाद में जब इनके डेटा पे काम किया और कोरिलेशन निकाला, तो पता चला कि वो जो बोले थे वो गलत बोले थे, और मुझे ये फाइंडिंग मिला कि एमएमआर और एरोसोल के बीच निगेटिव कोरिलेशन है, जबकि वो कह रहे थे कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मैटरनल डेथ पे पड़ रहा है। अब जो वो ऑथर है, मैं उनको कमेंट बॉक्स में मैं अपना जो रिसर्च है उसको भेज के उनको कमेंट करूँगा कि आपने जो बोला वो यहाँ पे है ही नहीं। अब मुंह से बोल देने से होगा नहीं, आप साइंटिफिक टर्म जब भी यूज करेंगे तो वहाँ पे तो आपका तो निगेटिव आ रहा है। तो ये भी एक मेरा रिसर्च का फाइंडिंग है कि एक ऑथर जो बोला कि एरोसोल का इम्पैक्ट मैटरनल हेल्थ पे पड़ रहा है, बट वो नहीं पड़ रहा है, ये भी मेरा एक फाइंडिंग है। बट मैंने एक नया फाइंडिंग और दिखाया कि मैटरनल हेल्थ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड का। NO2 जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड का सबसे ज़्यादा पड़ा है मैटरनल हेल्थ पे, जो कि 37% यहाँ पे दिखाया है। वो 15 का था, सेम मैं फिर 20 का लाया, तो जो 37% था मैटरनल हेल्थ पे नाइट्रोजन का इम्पैक्ट, अब वो बढ़ के हो गया 40%, ठीक है। बट ये अभी भी निगेटिव में ही गया, इसका निगेटिव ही कोरिलेशन आया, इसका इम्पैक्ट उस पर है ही नहीं, ठीक है। और फिर मैंने ये अब ओवरऑल जो मेरा थर्ड ऑब्जेक्टिव था कि जो सारा फैसिलिटी मैंने दिखाया, जो सारा डिजीज दिखाया, अब वो सारा का क्या कंडीशन है। अब यहाँ पे फैसिलिटी है मेरे पास, इस मैप में मेरे पास फैसिलिटी है। जो ग्रीन वाला रीजन है वो डेवलप फैसिलिटी में है, जो रेड है वो अंडर डेवलप है, जो येलो है वो अभी डेवलपिंग फेज में है। ओके, अब फिर मैं इधर ये दिखा रहा हूँ कि हेल्थ कंडीशन है वहाँ पे क्या है। अब यहाँ हेल्थ कंडीशन, जो रेड वाला रीजन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिजीज है। हेल्थ कंडीशन मतलब यहाँ पे मैं डिजीज की बात कर रहा हूँ, तो जो रेड वाला रीजन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिजीज है, और जो यह लाइट येलो कलर है वहाँ पे सबसे कम डिजीज है। तो अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ कि यहाँ पे अगर फैसिलिटी बढ़ा है तो क्या इसका क्या कंडीशन है, तो पता चला यहाँ पे हेल्थ कम है, मतलब अच्छा रिलेशन है कि इनके पास अगर हेल्थ फैसिलिटी अच्छा है तो इनके पास जो है सो डिजीज बढ़ा है, डिजीज घटा है। ओके, और फिर जो येलो वाला रीजन है मेरा डेवलपिंग में, कि अगर यहाँ पे फैसिलिटी डेवलपिंग वाला है तो यहाँ पे कैसा गया, तो मॉडरेट डिजीज है, तो वो डेवलपिंग है मॉडरेट में गया है। ओके, बट यहाँ पे एक चीज़ और पता चला है कि इस रीजन में, ओके, इस रीजन में जो है कि हेल्थ फैसिलिटी अच्छा है, बट हेल्थ कंडीशन वो मॉडरेट में आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है, ये भी देखने को मिला। फिर ये भी मैं देखा कि जो ये है रेड वाला रीजन, मतलब जो अंडर डेवलप है, अब जैसे यही वेस्ट बंगाल का ले लेते हैं, अंडर डेवलप है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पार्ट वो ख़राब कंडीशन में ही गया है। बट एक डिस्ट्रिक्ट है जो यहाँ पे अच्छा कंडीशन में, इसके पास हेल्थ फैसिलिटी ख़राब है बट ये तो अच्छा करके दिखा है, मॉडरेट में है। तो ये सब भी एक कोरिलेशन दिखा। ये मेरा 15 का था। ओके, और फिर मैंने फाइनली सारा कंक्लूजन ये निकाला कि जो भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था पंजाब हरियाणा और दिल्ली में, वहाँ पे जो है हेल्थ कंडीशन अच्छा है। ये मेरा फर्स्ट फाइंडिंग मिला। ओके, एंड सेकेंड मिला कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है हेल्थ कंडीशन जो है ख़राब है। और क्यों ख़राब हुआ, क्योंकि लैक ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, कुकिंग फ्यूल यहाँ पे कम मुझे मिला। ओके, एंड फिर मैंने थर्ड फाइंडिंग ये भी दिखाया कि एनीमिया जो है सो हाई कंसंट्रेशन मुझे मिला बिहार और वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा में, ठीक है। बट ओवर ए पीरियड फिर ये भी देखा कि बिहार और पंजाब हरियाणा में यहाँ पे एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स की वजह से जो है सो वहाँ पे मैटरनल डेथ ज़्यादा दिखा। अब क्या है कि मैंने ये देखा पंजाब हरियाणा में फैसिलिटी अच्छा है बट मैटरनल डेथ मुझे ज़्यादा मिला है। तो फिर क्यों मिला? क्योंकि एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। ओके, तो थर्ड फाइंडिंग मुझे ये मिला। एंड फिर फोर्थ मुझे ये मिला कि जो वेस्ट दिल्ली है वो ज़्यादा ही एक्सपेंसिव एरिया है। ओके, तो ये सारा रीजन जो है सो डिजीज में थोड़ा कम है क्योंकि इसके पास फैसिलिटी अच्छा रहा, ठीक है। एंड फाइनली मैंने थर्ड ये भी दिखाया कि एमएमआर और आईएमआर के बीच और फिर नाइट्रोजन का, सल्फर डाइऑक्साइड का इम्पैक्ट जो है मैटरनल हेल्थ पे क्या पड़ा और कितना परसेंट उसका रिलेशन रहा। दिस इज द सम रेफरेंसेस। मैंने पूरा जो लिटरेचर जो भी काम किया, किन किन लिटरेचर को पढ़ा, किन किन लिटरेचर को पढ़ा, यहाँ मैंने अपने रेफरेंस में इंक्लूड किया। एंड दिस इज ऑल अबाउट माई डिजर्टेशन थेसिस, जो मैंने इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाया। सो थैंक यू सो मच। या हाँ सर, मेरा सवाल ये है, यस सर, इलेक्ट्रिसिटी इज द प्राइम फैक्टर, यस सर, प्रायोरिटी यदि पीसीए उसका देखें, पीसीए देखें, या आइजन वैल्यू देखें, यस सर, तो टॉप प्रायोरिटी, टॉप रैंक मिला। बट इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए यू रिक्वायर थर्मल पावर प्लांट। यस सर, क्योंकि भारत में अभी भी 80 to 85% जो यूटिलाइजेशन होता है Yes. वो हम थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, बिल्कुल सर। तो यदि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा मानदंड है टॉप प्रायोरिटी जिसके वजह से पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। बट इसी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम थर्मल पावर प्लांट लेके आ रहे हैं, यस सर, तो इससे तो हेल्थ पे और नेगेटिव असर पड़ेगा। यस सर, ये सर आपका सर कहना बिल्कुल सही है कि ये तो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा क्योंकि थर्मल पावर प्लांट यूज करेंगे तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। बट इम्पैक्ट तो सर दिखा रहा है। अब इम्पैक्ट दिखा रहा है, अगर ये पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट कर रहा है तो मुझे अदर ऑप्शन देखना पड़ेगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी ओर जाना पड़ेगा सर। यस, हम जो ट्रांजिशन करेंगे, हमें बहुत टाइम लगेगा ट्रांजिशन करने में। यस सर, अभी तो हम बहुत अच्छा किए, यस सर, अनडाउटली मोदी जी के अंडर हम बहुत अच्छा काम किए हैं और कर भी रहे हैं। यस सर, बट यस, इट इज अ करेक्ट दैट इलेक्ट्रिसिटी एक डेवलपमेंट का हिस्सा है। यस उससे अट्रैक्ट तो हो यस सर, मैंने सारा इंडिकेटर का मैं उसमें जो डाला वो सॉफ्टवेयर वो कैलकुलेट जो करके दिया उस बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी को उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया फॉर द डेवलपमेंट। बट इलेक्ट्रिसिटी सबसे इम्पोर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यस सर, ये नहीं हो पा रहा है। यस सर, ये बिल्कुल नहीं हो पा रहा है ये सर। नहीं हो पा रहा है। केवल हम डेवलपमेंट बोल के इलेक्ट्रिसिटी को टॉप प्रायोरिटी देते हैं। यस, तो यहाँ पे तो तुम्हारे फाइंडिंग्स के हिसाब से नॉक्स, स्पेशली नॉक्स से तो असर पड़ रहा है। यस सर, बिल्कुल पड़ रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए यू हैव टू हैव मोर थर्मल पावर प्लांट। Yes. यदि थर्मल पावर प्लांट है तो नॉक्स और सॉक्स तो इमिट होगा ही होगा। Yes. यदि सॉक्स और नॉक्स इमिट होगा तो मैटर इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट या बढ़ेगा। बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यस सर। तो इसका जरा कोरिलेशन जरा बताना, ये कैसे इम्पैक्ट हुआ है? सर रिलेशन सिंपल है। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ से जनरेट हो रहा है मैंने ये रिसर्च में नहीं देखा, या वो जो सॉफ्टवेयर है वो इस चीज़ को रीड नहीं करता। बस वो सिर्फ ये बता रहा है कि आप जो सारा इंडिकेटर दिए इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी मैं इलेक्ट्रिसिटी को देता हूँ, क्योंकि मैं अपने मन से अगर बोलूँगा तो सर वो नहीं मानेंगे। अब चूँकि ये साइंटिफिक कैलकुलेशन है, पीसीए एक अच्छा अभी जस्ट इमर्जिंग एक कैलकुलेशन मेथड है, तो इसमें इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया। यस सर, हाँ यस सर। अब जैसे 4-5 था तो अब इलेक्ट्रिसिटी को फर्स्ट मिला, और सेकंड प्रायोरिटी मिला है सर ड्रिंकिंग वाटर को। ड्रिंकिंग वाटर इज द ऑल्सो द इम्पॉर्टेंस। तो उन्होंने डिफरेंट एक ही चीज़ को वो ये नहीं बोला कि यही 100% रिस्पॉन्सिबल है, तो डिफरेंट इंडिकेटर्स भी उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन, मैं फर्स्ट वेट इसको देता हूँ। तो ये है सर, ये बिल्कुल सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छे से प्रेजेंट किए हो, इतना अच्छे से कि हम भी क्यूरियस हो गए तुम्हारे प्रोजेक्ट को देख के। नहीं सर। बट सेकंड सवाल मेरा ये है कि जहाँ तक तुमने सवाल किया कुकिंग फ्यूल का। यस सर, यस, कुकिंग फ्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी स्पेशली मैटरनल मैटरनल डेथ, यस सर, उस पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा। यस सर।
और तुमने जिक्र किया भारत सरकार का जो प्रोग्राम है उज्ज्वला योजना। उजाला योजना के अंतर्गत लगभग 5 करोड़ और 10 करोड़ के लगभग लोगों को दिया गया Yes. और पूरा कैंडिडेट प्लेन में 46 करोड़ पॉपुलेशन है हमारे। यस करेक्ट। जब ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया और वो डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है तो पहला दिया गया है पैसा। यस अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि सेकंड सिलेंडर बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा नहीं है, बड़ा, हमें नहीं पता है। वो नहीं पता है। बट हम कैसे इस चीज को प्रिज्यूम कर ले कि उजाला योजना ने इतना बड़ा चेंजेस लाया है, सेकंड बार क्या हुआ, थर्ड बार क्या हुआ, क्या उसका ग्राउंड व्हाटएवर। यस सर, बेसिकली ये जो डेटा है NFHS देती है और ये डेटा 100% सही होगी ये भी नहीं, क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इट इज़ ए सैम्पल सर्वे, नॉट 100% सेंसस। ओनली सेंसस ऑफ इंडिया जो जनगणना हम लोग करते हैं, जनगणना ही एक ऐसा सेंसस है जो 100% लोगों को वो सेंसस करके देती है। बट ये जो है NFHS जो डेटा दे रही है सर, वो एक सैंपल सर्वे दे रही है। वो क्या कर रहा है कि सैंपल ले रहा है। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 10 लाख पॉपुलेशन है तो वो मात्र 10,000 लोग का ही सैंपल उठा रहा है। तो हो सकता है कि ये सिर्फ सैंपल ये दिखा रहा है कि मैं पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहा हूँ, लेकिन कितना इम्पैक्ट है वो 100% सही नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो आपका बात सही है कि उज्ज्वला योजना वो डिफरेंट फेज में दिया गया और ग्राउंड पे क्या हुआ है उसका कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन अब जो डेटा गवर्नमेंट रिलीज की है और मैं उस बेसिस पे मैंने अपना प्रोजेक्ट किया तो उसमें तो उन्होंपॉजिटिव दिखाया, तो इसलिए मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया। यस सर। एनी क्वेश्चन? क्या सवाल है? यस यस प्लीज। जैसे आपने बताया कि ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या इसका ड्रिंकिंग अगर ड्रिंकिंग वाटर उतना सही नहीं रहेगा तो ये MMR को इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन सॉरी इम्पैक्ट करेगा, IMR को नहीं करेगा, MMR को करेगा। IMR को नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है लेकिन तो उसका जो सारा उसके वॉम में जो चाइल्ड है उसका सारा डेवलपमेंट तो माँ की ही एनर्जी से होता है। हाँ, योर क्वेश्चन इज सो राइट। अगर या आई अंडरस्टैंड व्हाट आर यू टू से कि तुम ये पूछा कि IMR पे भी क्यों नहीं पड़ा जबकि इसका इम्पैक्ट होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मैं ड्रिंकिंग वाटर लिया हूँ वो ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है, सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कि कितने % लोगों को फैसिलिटी मैं दे रहा हूँ। जैसे इसमें नलकूप हैं, टैंक हैं, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसमें डिफरेंट मतलब 10-20 तरह के सोर्सेस हैं। वो सोर्स दिखा रहा है कि अगर वाटर सोर्स बढ़ा है इस रीजन में तो MMR पे, IMR और MR पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सोर्स जो है सो IMR पे इम्पैक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि वो सोर्स है। अब वो ये नहीं बता पा रहा है कि उसमें आर्सेनिक है, कि उसमें पॉल्यूशन गैसेस हैं, कि वो जो वाटर है पॉल्यूटेंट वाटर है, वो ये नहीं दिखा रहा है। वो सिर्फ ये बता रहा है कि जो सोर्सेस हैं उस सोर्सेस की वजह से क्या IMR बढ़ा है कि MMR घटा है। तो सोर्स का IMR को लेना कुछ लेना देना है ही नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं। तो यही है उसका। Any question? Any question, Alok? Any question? Okay, this will be the last question. इसी से सिमिलर मैंने बताया कि उसमें भैया -1 से 100 -1 to 1 के बीच जो है उसका कोरिलेशन का होगा। अगर हमारा माइनस या अपने लॉस सब्सट्रैक्ट करेगा और हमारा 0.7 दैट मींस उसमें हमारा क्वांटिटी और परसेंटेज तो हम किसी में नहीं कर सकते। 0.07 है। ओके, माइनस 0. भी अगर होता हाँ। परसेंटेज आए वो निगेटिव कोरिलेशन है। -1 to 1 -1 to 1 अगर 100 को कर देते हैं भैया -1 अगर आता है 0. समथिंग उसका परसेंटेज आए ये मेरा अपना ठीक है। ओके ओके। Okay, negative correlation. जब हम अपना बेस वैल्यू में -1 से 1 ले रहे हैं तो आएगा Yes, he has said that. He has Yes. said that हाँ। -7% होगा वो। हाँ, तो -7% है, बट वो क्या है निगेटिव कोरिलेशन। निगेटिव मतलब कि उसमें कोई रिलेशन है ही नहीं। एक क्या होता है न्यूट्रल, अगर वो 0 आ गया तो वो क्या है कि न्यूट्रल है, कोई 0% रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है इस दोनों के बीच। अगर वो निगेटिव रिलेशन जा रहा है, जैसे मैंने बोला ना कि गाय दूध देती है और सूर्य उगता है, ये दोनों के बीच जब रिलेशन निकालेंगे ना पता चला 80% माइनस में है,
तो मतलब ये दोनों के पास 80% रिलेशन है, बट रिलेशन कैसा है तो निगेटिव है। निगेटिव दैट मीन्स कि आप जो दे रहे हैं उसका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो निगेटिव कोरिलेशन इज ऑल्सो ए कोरिलेशन। कोरिलेशन 3 तरह के हुए, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव और एक न्यूट्रल। तो वो निगेटिव कोरिलेशन में जाएगा कि वो इंडिकेटर्स के बीच जो है कि कोई इतना % जो है सो निगेटिव दिखा रहा है। निगेटिव में भी तो स्ट्रॉन्ग होता है ना, स्ट्रॉन्ग निगेटिव है कि लाइटर है, मॉडरेट निगेटिव है। तो वो ये दिखा रहा है कि 0.7% जो है सो वो निगेटिव है। डैट मीन्स कि वो 0 के नियरेस्ट है, रिलेशन उतना अच्छा नहीं है, खराब है। तो यही है उसमें। हो गया। And as you said that West Bengal is facing too much aerosol in a year. Okay. If you see Delhi is landlocked state, Okay. Union territories. In winter time we find many aerosols in that area also. Then how it will directly impact if there will be the coastal area, then only it will be impacted. How can we say? या बेसिकली आपका जो ये क्वेश्चन है कि वेस्ट बंगाल रीजन में ज़्यादा एरोसोल है और उस रीजन में नहीं है। नहीं, उस रीजन में भी होता है विंटर में, लेकिन विंटर में कोस्टल एरिया में हाँ क्वेश्चन हाँ, तो उसका मेन रीजन क्या है? एक्चुअली मैंने जो डेटा लिया है ना, वो डेटा मैंने लिया हूँ मार्च टू लेके अगस्त के बीच। जब मैं सेटेलाइट डेटा डाउनलोड कर रहा था वो मार्च टू अगस्त के बीच में है, ठीक है। अब मार्च टू अगस्त के बीच में विंटर नहीं हुआ, इस वजह से वहाँ पे कंसंट्रेशन कम दिखा। अब मैंने सर को पूछा भी कि सर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं भी जब रिसर्च कर रहा था मुझे ये क्वेश्चन आया माइंड में कि सर मैं ये क्यों नहीं लूँ। क्योंकि सर बोले कि तुम्हें देखना है कि वाटर ह्यूमिडिटी जो ज़्यादा पीरियड में हो, ज़्यादा कब रहेगा, ठीक है। तो विंटर में क्या है कि इवोपरेशन ज़्यादा होता है, तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने मार्च से लेके अगस्त तक का लिया। तो और वहाँ पे अगस्त लिया, तो इस कारण से क्या हुआ कि यहाँ पे जो है ज़्यादा दिखा, क्योंकि यहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है। अब बट अगर मैं विंटर वाला लेता तो हो सकता है इसी को कम कर देता और इसी को ज़्यादा दिखा देता, जबकि मेरा वो रिजल्ट ही फिर गलत हो जाता। क्योंकि एरोसोल का जो नेचर है बाय नेचर ज़्यादा पीरियड में यहाँ पे हो रहा है। अब सिर्फ अगर मैं लेता विंटर की बात करें तो मैं लेता नवंबर टू फरवरी, ठीक है, नवंबर टू फरवरी यही 3 to 4 मंथ। बट बाकी जो पीरियड है बाकी में तो 8 महीना तो इसमें ज़्यादा है, तो फिर फाइंडिंग गलत हो जाता। इसलिए मैंने मार्च टू अगस्त लिया, इसलिए यहाँ पे कम दिखा रहा और यहाँ पे ज़्यादा दिखा। ठीक है, सर प्रोफेसर वेरी गुड। थैंक यू सो मच।